चैप्टर 10 फ्रॉम ऑडिट ऑफ बैंक्स। बैंक ऑडिट पढ़ेंगे हम, तो चलो शुरू करते हैं। अब बैंक ऑडिट जो है वो बहुत लाइक बैंकिंग सेक्टर जो है ना एक बैकबोन होता है इकोनॉमी की। ठीक है, क्योंकि ये एसेंशियल है फॉर सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, सो द बैंकिंग सेक्टर is also crucial as it deals with mammoth amounts of public monies and is highly sensitive to reputational risk. Like all economic activities, the banking sector is also exposed to various risks in its operations. It is of utmost importance to ensure that banking sector stays healthy, safe and sound. For safe and sound banking sector, one of the most important factors is reliable financial information supported by quality bank audits. तो भाई जैसे कि ये बैकबोन है इकोनॉमी की और ये सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है इकोनॉमी में, तो वैसे ही ना इसमें रिस्क भी होते हैं क्योंकि पब्लिक मनी जो है वो इन्वॉल्व है। तो उस बैंकिंग सेक्टर को हेल्दी, सेफ और साउंड रखने के लिए जो है क्वालिटी ऑफ बैंक ऑडिट, मतलब बैंक ऑडिट जो आता है पिक्चर में आता है। सो टाइप्स ऑफ बैंक्स, कितने टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं? सो बेसिकली कमर्शियल बैंक, रूरल रीजनल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पेमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो 6 तरह की बैंक्स हमको दे रखे हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स प्रिवेलिंग इन इंडिया विच आर एज फॉलोज। शुरू करते हैं पहला कमर्शियल बैंक से। तो कमर्शियल बैंक है मोस्ट वाइड स्प्रेड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, जो प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू जनरल पब्लिक और अदर सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी। इसके 2 मेन फंक्शंस होते हैं, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और ग्रांट करना डिपॉजिट। तो ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है जनरल पब्लिक को और अदर इकोनॉमी को। इसके 2 फंक्शन है, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को और ग्रांट करना एडवांसेस को। अब रीजनल रूरल बैंक जो है हम उसको आरआरबी भी बोलते हैं। ये बैंक जो है सेटअप होती है रूरल एरियाज में, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री में। मतलब जो रूरल एरियाज में जो बैंक सेटअप है उसे हम रीजनल रूरल बैंक बोलेंगे। ये केटर करती है बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स रूरल कम्युनिटीज़ की। ऑब्वियस सी बात है ना कि रूरल रूरल एरिया में तो उन्हीं लोगों का जो है नीड्स को ये कैटर करेगी। सो आरआरबी बोलते हैं हम इसको, रूरल एरियाज में सेटअप एंड डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री और बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द रूरल कम्युनिटीज़। जैसे कि पंजाब ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक एक्सेट्रा। अब कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स है ना कमर्शियल बैंक्स की तरह होती है, बट ये जो सेटअप होती है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सेटअप होती है और रजिस्टर्ड होती है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो बेसिकली ये कमर्शियल बैंक की तरह ही है, बट ये सेटअप है ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, सेटअप ऑन द basis of cooperative principle and registered under the cooperative society act of the respective state और मल्टी स्टेट cooperative society act। तो मार्यादित मीन्स लिमिटेड एंड सहकारी मीन्स कोऑपरेटिव। सो गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या फिर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मार्यादित एक्सेट्रा। नाउ पेमेंट बैंक जो है न्यू टाइप ऑफ बैंक है जिसमें ना ये जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है आरबीआई के द्वारा, न्यू टाइप ऑफ बैंक रिसेंटली इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई। ये क्या है, सिर्फ अलाउ करती है रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट्स का ही एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट बट दे कैन नॉट इशू लोन्स और क्रेडिट कार्ड। मतलब कि ये सिर्फ जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है वो भी रेस्ट्रिक्टेड, बट ये कोई लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं करती है। कस्टमर जो है ओपन कर सकता है करंट और सेविंग अकाउंट और अवेल कर सकता है फैसिलिटी ऑफ एटीएम कम डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंक। इसका एग्जांपल है एयरटेल पेमेंट बैंक्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स एंड पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स। ये सिर्फ एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट बट कोई लोन इशू नहीं करता है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता। और ये इसमें कस्टमर करंट और सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है और एटीएम कम डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी जो है अवेल कर सकता है, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक। अब डेवलपमेंट बैंक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए फंड प्रोवाइड करती है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो टू प्रोवाइड फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री में, जैसे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, IDBI and SIDBI, Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation of India, Small Industries Development Bank of India। नाउ अब स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये सेटअप है आरबीआई टू अवेल टू मेक अवेलेबल बेसिक फाइनेंशियल और बैंकिंग फैसिलिटीज को टू द अनसर्व्ड या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। तो ये अनसर्व्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए
बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करती है. So set up by RBI to make available basic financial to uncertain or like small marginal farmers, small and micro business units, Equitas Small Finance Bank and AU Small Finance Bank. टू मेजर फंक्शंस हैं बैंक के, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और ग्रांट करना एडवांसेस. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो फंक्शनिंग है ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, रेगुलेटेड बाय, जो बैंकिंग इंडस्ट्री की फंक्शनिंग होती है ना, मतलब कैसे बैंकिंग इंडस्ट्री जो फंक्शन होता है वो रेगुलेट होता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक है कंट्री की, सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री. रिजर्व बैंक इज सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री. ओके. सो फंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्री जो है, सॉरी बैंकिंग इंडस्ट्री जो है रेगुलेट होती है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये एक्ट करती है सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री. नाउ आरबीआई किस चीज़ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है? आरबीआई जो है तीन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है: डेवलपमेंट और सुपरविजन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, डिटरमाइन करना इन कंजक्शन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी कीपिंग इन दी नीड ऑफ द आर, और रेगुलेट करना एक्टिविटीज़ ऑफ कमर्शियल और अदर बैंक्स. तो रेगुलेट करती है एक्टिविटीज़ कमर्शियल और अदर बैंक्स की, डेवलपमेंट और सुपरविजन करती है ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कंप्राइज करते हैं बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और डिटरमाइन करती है इन कंजक्शन विद सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी, जो ज़रूरत के हिसाब से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करते हुए मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी को जो है ये डिटरमाइन करती है. तो डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम विच कंप्राइजेस बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और डिटरमाइनिंग इन कंजक्शन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज कीपिंग इन विद द नीड ऑफ द आर. अब रेगुलेट करती है एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक्स. इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है आरबीआई के? तो चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस दे रखे हैं हमको आरबीआई की. इशू करती करेंसी को, रेगुलेट करती है करेंसी को, करेंसी के इशू को जो है ये रेगुलेट करती है. ठीक है. So important functions of RBI: issuance of currency, regulation of currency issue, act करती है as banker to the central government or state government, और act करती है as banker to commercial and other types of bank including term lending institution. Besides, RBI is also entrusted with the responsibility of regulating the activities, जो हमने पहले पढ़ा ही, regulate करती है activities of commercial और other banks की. तो issuance of currency, regulate the currency issue, regulation of currency issue, act करती है as a banker to central and state government, act करती है banker to commercial and other बैंक्स जैसे कि टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलेट करना एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल और अदर बैंक्स. ठीक है. अब नो बैंक कैन कमेंस द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और ओपन न्यू ब्रांचेस विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई. तो कोई भी नई बैंक बिना आरबीआई की लाइसेंस की शुरू नहीं हो सकती है, या कोई नई ब्रांच को ओपन नहीं कर सकती है. आरबीआई के पास पावर भी है इंस्पेक्ट करने का कोई भी बैंक को. ठीक है. इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैंक इज इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी सेफ एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम. बैंकिंग ऑपरेशंस कंडक्टेड ओनली एट ब्रांचेस. तो बैंकिंग ऑपरेशंस जो सिर्फ ब्रांच पे कंडक्ट होते हैं, वह अदर ऑफिसेज एक्ट एज कंट्रोलिंग अथॉरिटीज. ब्रांचेस पे अदर ऑफिसेज जो है एक्ट करते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज दैट ले डाउन पॉलिसीज, systems and internal control procedures for conduct of business in compliance with the statutory and regulatory impositions and in compliance of accepted. These controlling and administrative offices also stipulate the delegation of powers एंड फिक्स करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, और इन्वॉल्व होती है जनरली इन इफेक्टिव सुपरविजन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ओवर द बिजनेस एक्टिविटीज ऑपरेशंस इंक्लूडिंग सीकिंग फेथफुल कंप्लायंस ऑफ द बैंक्स लेड डाउन पॉलिसीज प्रोसीजर्स, डील विद एविएशन. अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क: बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंकिंग कंपनीज का एक्ट, रीजनल रूरल बैंक का एक्ट, अलग अलग एक्ट दे रखे हैं. Above, besides the above enactment, the provisions of the Reserve Bank of India also affect functioning of banks. The RBI give wide powers to the RBI give RBI का एक्ट जो है वाइड पावर्स देता है आरबीआई को टू गिव डायरेक्शंस टू द बैंक, which also have considerable effect on the functioning of banks. A peculiarity is involved
पांच तरह की: ह्यूज वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑब्टेन्ड, एक्सटेंसिव यूज टेक्नोलॉजी का, और या फिर स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द बैंकिंग रेगुलेटर। तो पांच है: पहला ह्यूज वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, then long range of products and services offered, extensive use of technology, strict vigilance by the banking regulator, and wide geographical spread by bank network. Wide geographical spread बैंक network का, large range of products and services offer, बहुत ज़्यादा यूज टेक्नोलॉजी का, बहुत सारे वॉल्यूम्स इन कॉम्प्लेक्सिटी ट्रांजैक्शंस की, या स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द बैंक रेगुलेटर। तो पेक्युलरिटीज कौन सी इन्वॉल्व है: ह्यूज वॉल्यूम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ बैंक्स नेटवर्क, लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द बैंकिंग रेगुलेटर। Up types of bank audit reports to be issued generally. Presently, the statutory central auditor, that is SCAS, have to furnish the following reports in addition to the main audit report. मेन ऑडिट रिपोर्ट के एडिशन में हमको ये रिपोर्ट्स भी जो है मतलब सेंट्रल स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर को जो है इशू करनी होती है, जैसे कि रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन केस ऑफ बैंक्स व्हिच आर रजिस्टर्ड एज कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, which is normally to be given as an annexure to the main audit report as per the guidance note on ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू। तो रिपोर्ट करना एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बैंक के केस में अंडर कंपनीज एक्ट, जो नॉर्मली एनेक्शर है टू द मेन ऑडिट रिपोर्ट, मतलब इसको एक एनेक्शर बोलते हैं टू द मेन ऑडिट रिपोर्ट एज पर द गाइडेंस नोट। गाइडेंस नोट जो है गिवन है ऑन ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशूड बाय आईसीएआई। तो एडिक्वेसी और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट इन केस ऑफ बैंक्स में जो नॉर्मली गिवन एज एनेक्शर टू द मेन रिपोर्ट एज पर द गाइडेंस नोट ऑन द ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशूड बाय द आईसीआई, या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, या फिर रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट्स, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट्स, report on whether the treasury operations of the bank have been conducted in accordance with instructions issued by the RBI from time to time, सीरियस इरेगुलरिटी पे रिपोर्ट अगर कोई नोटिस की गई है ऑन इन द वर्किंग ऑफ बैंक जिसमें इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, या फिर रिपोर्ट करना ऑन द इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग जो की गई है ऑन द मेड ऑन टाइम एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय दैट। तो पहला तो रिपोर्ट करना है ऑपरेटिंग एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और इंटरनल कंट्रोल पे, फिर लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट पे, फिर कंप्लाई करता है विद एसएलआर रिक्वायरमेंट, फिर अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटी हमने नोटिस करी है बैंक की वर्किंग कंडीशन में, तो जिस पे इमीडिएट एक्शन रिक्वायर है तो उस पे रिपोर्ट करो इनकम रिकॉग्निशन पे, एसेट क्लासिफिकेशन पे, प्रोविजनिंग पे, जो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से बनी गई है की गई है। फिर या फिर रिपोर्ट करना ट्रेजरी ऑपरेशंस पे बैंक के जो कंडक्ट होते हैं इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन टाइम टू टाइम। ट्रेजरी ऑपरेशन जो कंडक्ट होते हैं टाइम टू टाइम आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, तो इन पे हमको जो है रिपोर्ट करते हुए चलना है इन एडिशन टू दी मेन ऑडिट रिपोर्ट। एक और अच्छा दो और दे रखे हैं। एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन द रूरल एरियाज पे भी हमको रिपोर्ट करना है कंप्लाइंस बाय द बैंक विद रिगार्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द घोष कमिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड्स माल प्रैक्टिसेस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ जिलानी कमिटी ऑन इंटरनल तो रिपोर्ट करना है एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पे रूरल एरियाज में, या फिर रिपोर्ट करना स्टेटस ऑफ कंप्लाइंस बाय द बैंक विद रिगार्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द घोस्ट कमिटी नॉट घोस्ट कमिटी सॉरी, रिलेटिंग टू फ्रॉड्स एंड माल प्रैक्टिसेस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ जिलानी कमिटी। तो ये चीज़ें जो हमको रिपोर्ट करते हुए चलनी है इन एडिशन टू मेन ऑडिट रिपोर्ट। अब अंडरस्टैंडिंग करना अकाउंटिंग सिस्टम बैंक्स का। Understanding of accounting system in banks. From the time that customers had to physically visit and deal with the bank, there is a sea change in banking as use of technology and its continuous evolution has enabled banks to reach their customers, providing the convenience and comfort of anytime, anywhere banking by letting them access their information data on real time basis as stored in a safe and secure environment on the bank servers. तो पहले के टाइम में क्या होता था कि कस्टमर्स को फिजिकली विजिट करना पड़ता था बैंक को, डील करना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम
चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो जो अब जो है ना कस्टमर्स जो है बैंक के सर्वर पे भी एनी टाइम कभी भी और कहीं भी बैंक की जो इंफॉर्मेशन और डेटा है उसका एक्सेस कर सकते हैं सेफ और सिक्योर वे में, ये बता रखा है। ठीक है। अब जैसे कि है ना मैनी कस्टमर्स हैविंग एक्सेस टू इंटरनेट मोबाइल कनेक्टिविटी, मॉनिटर ट्रांजैक्शन फ्रॉम इंसेप्शन टू फिनिश हैव बिकम एक्सपीडिशियस थ्रू ई बैंकिंग. But for the core banking technology, extensive use, advancement therein, and the availability and extensive use of technology tools, banks could not have achieved such phenomenal asset rate growth. And could not have ventured into and offered a wide range of innovative products and services to their customers. तो ई बैंकिंग के थ्रू ये सब पॉसिबल हुआ है, वरना नहीं कर पाता बैंक. So transaction in banks have become voluminous, and it needs to be ensured that in the system of recording, transmission, and storage of information and data, integrity therefore is optimally maintained. Integrity जो है मेंटेन की गई है, और कंट्रोल सिस्टम जो है फ्री है ऑफ एरर्स, ओमिशंस, इरेगुलरिटीज एंड फ्रॉड. कंसिडर करते हुए चैलेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, बैंक मैनेजमेंट्स कंटिन्यूअसली एंड्योर टू मेक देयर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रोबस्ट, सेफ एंड सिक्योर, एज वेल एज कन्वीनियंट एंड एक्सपीडिशियस फॉर द कस्टमर. अब कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में इम्पेरेटिव है कि ऑडिटर जो है फैमिलियर और सेटिस्फाइड है दैट ऑल द नॉर्म्स पैरामीटर्स एज पर द लेटेस्ट एप्लीकेबल आरबीआई गाइडलाइंस जो है इनकॉर्पोरेट हुए हैं और बिल्ड किए गए सिस्टम में जो जनरेट करते हैं इंफॉर्मेशन डेटा हैविंग अ बेयरिंग ऑन द क्लासिफिकेशन, प्रोविजंस एंड इनकम रिकॉग्निशन. अब ऑडिटर को जो है शुड नॉट गो ऑन बाय द अजम्पशन जो सिस्टम जनरेटेड इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट है और रिलाई की जा सकती है विदाउट एविडेंस, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है सिस्टम ड्रिवन इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स. उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जैसे मीन्स कि अलर्ट रहना है थ्रू आउट द ऑडिट. अलर्ट, बीइंग अलर्ट और क्वेश्चनिंग माइंड रखना है उसको थ्रू आउट, ना कि उसको ये मान के चलना है कि भाई इन्फॉर्मेशन तो है जो करेक्ट है और कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है. उसको इस अजम्पशन पे नहीं चलना है, उसको अलर्ट रहना है पूरे टाइम और क्वेश्चनिंग माइंड जो है रखना है. क्वेश्चनिंग माइंड. ठीक है. और प्रूडेंस, also prudence na, हाँ, prudence wherever we feels that something manually needs to be performed to check the authenticity and consistency of the information obtained from the systems and document the results of such. डॉक्यूमेंट करो. अब बैंक ऑडिट अप्रोच. बैंक ऑडिट अप्रोच में क्या है दे रखा है हमको, तीन चीज़ें दे रखी है. हाँ, पहला तो हम ऑडिट प्लान ड्रॉ करेंगे, फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट जो देखेंगे बैंक का, फिर एंगेजमेंट टीम से डिस्कशंस करेंगे. अब उसको हम ब्रीफ में पढ़ते हैं. ड्राइंग एंड पहला तो तीन है इसमें बैंक ऑडिट अप्रोच में, ड्राइंग एंड ऑडिट प्लान, कंट्रोल एनवायरनमेंट बैंक एंड एंगेजमेंट टीम के डिस्कशंस. तो ड्राइंग एंड ऑडिट प्लान. अब ऑडिट प्लान जो है ड्रॉन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एडवर्स फीचर्स, नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशंस, लेवल ऑफ तो लेवल से लेवल ऑफ कंप्लाइंस विद बेस्ड ऑन प्रीवियस रिपोर्ट्स. नेचर दो तरह का, एडवर्स फीचर्स का और ऑपरेशंस का. तो नेचर ऑफ ऑपरेशंस, नेचर ऑफ एडवर्स फीचर्स, लेवल ऑफ ऑपरेशंस, लेवल ऑफ कंप्लाइंस बेस्ड ऑन प्रीवियस रिपोर्ट्स. फिर ऑडिट रिस्क जो बेस्ड है ऑन इनएडुकेसी इन या फिर ब्रीच ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन एंड द फैमिलराइजेशन एक्सरसाइज कैरिड आउट. तो ऑडिट रिस्क बेस्ड ऑन इनएडुकेसी और ब्रीच ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड फैमिलराइजेशन एक्सरसाइज कैरिड आउट. तो ऑडिट प्लान हम किन बेसिस पे ड्रॉ करेंगे, तो नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशंस, नेचर ऑफ एडवर्स फीचर्स, लेवल ऑफ कंप्लाइंस ऑन बेस्ड ऑन प्रीवियस रिपोर्ट्स, या फिर ऑडिट रिस्क based on adequacy or breach of internal controls and the familiarization exercise carried out. So हमको audit plan draw करना है based on nature and level of operations, nature of adverse features, level of compliance based on previous reports, audit risk based on inadequacy in or breach of internal controls and the familiarization exercise carried out. Now control environment bank पे. Control environment at the bank. तो बैंक शुड हैव अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स टू मिटिगेट इट्स रिस्क. एक बैंक ने अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स जो है फॉर्म करने चाहिए मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को हटाने के लिए. सो अ बैंक शुड हैव अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स टू मिटिगेट इट्स रिस्क इंक्लूडिंग इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इफेक्टिव एसओडी भी हो,
particularly between front and back offices, accurate measurement हो, reporting of positions, verification and approval of transactions, reconciliation of positions and results, setting up limits, reporting and approval of exceptions, physical security and contingency planning. So, bank should have appropriate control to mitigate its risk, effective segregation of duties, front and back office किसके बीच में, accurate measurement या फिर reporting of positions, verification and approval of transactions, reconciliation of positions and results, setting up limits, reporting and approval of exceptions, physical security and contingency planning. तो guys, I would like to clear you first all कि जो मैं पहले है ना सारे चैप्टर्स को थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन में करवाऊंगी, जैसे कि एक बार पूरा याद हो जाए। उसके बाद एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो जैसे 10 15 20 मिनट का जितना भी होगा, कोई टॉपिक पे बना सकूँ, कोई बड़े टॉपिक पे, तो वो वैसे बनाऊंगी। जैसे ये टॉपिक, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इस पे थोड़ा रिवीजन वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम इसको एक बार एकदम डीप में रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो 1 डे बिफोर का वो भी बना दूंगी। जैसे कि अभी अगर ये चैप्टर 1 से 1.5 आवर्स में इसका रिवीजन होता है, तो इसका सेकेंड रिवीजन वीडियो जो है हम ट्राई करेंगे कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा चैप्टर हो जाए। सो गाइस, शुरू करते हैं वापस। अब बैंक को जो है अप्रोप्रिएट कंट्रोल जो है बनाना चाहिए मिटिगेट करने के लिए रिस्क को, और इंक्लूड करना चाहिए इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पर्टिकुलर बिटवीन फ्रंट एंड बैक ऑफिसेज, एक्यूरेट मेजरमेंट, रिपोर्टिंग पोजीशंस की, वेरिफिकेशन और अप्रूवल ट्रांजैक्शंस का, रिकंसिलेशन भी पोजीशंस की, रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशंस एंड रिकंसिलेशन ऑफ पोजीशन रिजल्ट्स, सेटअप करना लिमिट्स को, रिपोर्ट करना एंड अप्रूव करना ऑफ एक्सेप्शंस, फिजिकल सिक्योरिटी एंड कंटीजेंसी प्लानिंग। तो a bank should have appropriate controls to mitigate its risk, including effective segregation of duties, particularly between front and back offices, फिर accurate measurement करना और रिपोर्ट करना ऑफ पोजीशंस, verification or approval of transactions, reconciliation of positions and results, reporting of positions, reconciliation of positions and verification and approval of transactions, reporting and approval of exceptions, setting up limits, physical security and contingency planning. अब following जो है certain common questions और steps है जो रखने चाहिए mind में while undertaking and performing control activities. नेचर ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस टू बी कंसिडर्ड ऑब्लिक आंसर्ड। हु, कौन जो है कंट्रोल को परफॉर्म करता है, और क्या उस पर्सन के पास रिक्विजिट नॉलेज और अथॉरिटी है कंट्रोल परफॉर्म करने की। तो हमको जो है पहले तो 6 तरह के क्वेश्चंस करने हैं कि हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर। ठीक है, हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ। तो पहला नेचर ऑफ क्वेश्चन है हु। तो हु में जो है हमको देखना है कि कौन जो है कंट्रोल को परफॉर्म करता है, और क्या उस पर्सन के पास एक्विजिट नॉलेज और अथॉरिटी है कंट्रोल परफॉर्म करने की। सो हु परफॉर्म्स द कंट्रोल एंड डज द अदर पर्सन हैव द रिक्विजिट नॉलेज एंड अथॉरिटी टू परफॉर्म द कंट्रोल। व्हाट में कि कौन सा एविडेंस जो है अवेलेबल है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए जो कंट्रोल है वो परफॉर्म हो गया है। ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कंट्रोल जो परफॉर्म हुआ भी है या नहीं। तो व्हाट एविडेंस इज अवेलेबल टू डेमोन्स्ट्रेट और प्रूव दैट कंट्रोल इज परफॉर्म्ड। व्हाट, ये हमारा व्हाट हो गया। नाउ व्हेन। अब व्हेन एंड विद व्हाट फ्रीक्वेंसी इज द कंट्रोल परफॉर्म, कब जो है कंट्रोल परफॉर्म हुआ और कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो कंट्रोल परफॉर्म हुआ। अब वो क्या, अब वो फ्रीक्वेंसी इनफ है प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट करने के लिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो 3 हमारे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। इन 3 क्वेश्चन को वापस हम करते हैं, जैसे कि हु, व्हाट एंड व्हेन। हु में ना, हु परफॉर्म्स द कंट्रोल, डज द अबव पर्सन हैव द रिक्विजिट नॉलेज एंड अथॉरिटी टू परफॉर्म द कंट्रोल। अब व्हाट में व्हाट एविडेंस इज अवेलेबल टू डेमोन्स्ट्रेट और प्रूफ दैट कंट्रोल इज परफॉर्म। ठीक है, व्हेन एंड विद व्हाट फ्रीक्वेंसी, कब और कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ जो वो कंट्रोल परफॉर्म हुआ, और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ही क्या वो फ्रीक्वेंसी इनफ है प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए मटेरियल में स्टेटमेंट को। अब वेयर, वाई एंड हाउ की तरफ चलते हैं। वेयर,
अब वेयर इज द एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल रिटेन, कहाँ जो है एविडेंस परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल का रिटेन किया गया है, कितने टाइम के लिए वो रिटेन किया गया है, और क्या वो एविडेंस एक्सेसिबल है और अवेलेबल है ऑडिट के लिए। तो वेयर में वेयर द एविडेंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ control is retained, for how long is the evidence retained, or is the evidence accessible or available for audit. So, where is the evidence of performance of the control retained? For how long is the evidence retained? Is the evidence accessible, available for the audit? ठीक है, तो where में where is the evidence of the performance of the control retained, for how long the evidence is retained, and is the evidence accessible and available for audit. अब हमने पहले देख लिया ना what में कि what और when में कि जो एविडेंस है या नहीं, तो उसके बाद देखना है कि वो कहाँ मेंटेन किया गया और कितने टाइम के लिए और ये सब। अब वाई में, अब कंट्रोल जो है क्यों परफॉर्म किया गया और कौन से एरर्स जो है इस पे प्रिवेंट डिटेक्ट होते हैं, मतलब why is the control being performed and which errors or which type of errors, कौन से टाइप के errors जो है प्रिवेंट डिटेक्ट होते हैं इसकी कंट्रोल के परफॉर्मेंस से। तो why हो गया कि why is the control being performed and what type of errors are prevented or detected through the performance of the control. Now how, अब कैसे जो है ये कंट्रोल परफॉर्म होता है, कौन सी जो है कंट्रोल एक्टिविटीज़ है, कौन सी एक्टिविटीज़ जो है बाईपास की जाती है, और अगर बाईपास की जाती है तो डिटेक्ट होती है, कि कौन से एक्सेप्शंस और डेविएशंस है जो रिजॉल्व होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, टाइम फ्रेम क्या है रिजॉल्व करने का, एक्सेप्शन और डेविएशन। तो हाउ इज़ द कंट्रोल परफॉर्म, व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटीज़, कैन दिस एक्टिविटीज बी बाईपास। अभी ये देखो ना, इससे कनेक्ट करते हुए जा रहे हैं, कैसे कंट्रोल है, कंट्रोल एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज बाईपास होती है, बाईपास होती है तो डिटेक्ट होती है, एक्सेप्शन और डेविएशन रिजॉल्व होते हैं, और क्या टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो हाउ इज द कंट्रोल परफॉर्म, व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटीज, आर द कंट्रोल, कैन द कंट्रोल एक्टिविटीज बी bypassed, कैन द बाई can the bypass if any be detected, how are the exceptions and deviations resolved on identification, what is the time frame for resolving the exceptions or deviations। तो हमने पहले वाले में जैसे कि who किया था, what किया था, when किया था, तीनों, अब where, why और how को हम वापस रिवाइज करते हैं ना। तो वेयर में कहाँ पे जो है, वेयर इज द एविडेंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल रिटेन, फॉर हाउ लॉन्ग इज द एविडेंस रिटेन्स retained, is the evidence accessible or available for audit, why is the control being performed, and what types of error are being prevented or detected through the performance of control, how is the control performed, what are the control activities, can the activities be bypassed, and can the bypass if any detected, how are exceptions or deviations resolved on identification? What is the time frame for resolving the exceptions or deviations? अब जो है सारे नेचर ऑफ क्वेश्चंस और वो क्या क्वेश्चन हमको उनसे क्या क्वेश्चन आंसर करना चाहिए वो वापस पढ़ते हैं। अब हु में ये कहता है कि हु परफॉर्म्स द कंट्रोल और डज द अबव पर्सन हैज द requisite knowledge or authority to perform the control, then what ना, हाँ, what में ये बोलता है कि what evidence is available to demonstrate or prove that control is performed, क्या evidence available है demonstrate and prove करने के लिए evidence जो control जो है perform हो गया है। फिर when में बोलता है when and कितनी frequency, when and with what frequency the control is performed, is the frequency enough to prevent, detect and correct risk of material misstatement, then where, तो where में बोलते हैं where is the evidence of the performance of the control retained, for how long is the evidence retained, is the evidence accessible or available for the audit। ठीक है, फिर बोलते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल्स आर प्रिवेंटेड डिटेक्टेड थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल। फिर हाउ में बोलते हैं हाउ इज द कंट्रोल परफॉर्म, व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटीज, कैन दीज एक्टिविटीज बी बाईपास, कैन द बाईपास इफ एनी बी डिटेक्टेड, हाउ आर exceptions deviations resolved on identification, what is the time frame for resolving the exceptions or deviations। अब एंगेजमेंट टीम, कंट्रोल एनवायरनमेंट एट द बैंक हो गया और ड्राइंग एंड ऑडिट प्लान हो गया। अब एंगेजमेंट टीम के डिस्कशंस, तो ऑल पर्सनल परफॉर्मिंग एन एंगेजमेंट इंक्लूडिंग एनी experts contracted by the firm in connection with that engagement are known as engagement team। सारे पर्सनल जो परफॉर्म कर रहे हैं एंगेजमेंट को इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स वो कॉन्ट्रैक्टेड है बाय द फर्म इन कनेक्शन विद दैट एंगेजमेंट एंड ऑल्सो उससे हम एंगेजमेंट टीम बोलते हैं। अब एंगेजमेंट टीम को होल्ड करना है डिस्कशन
to gain better understanding of the bank and its environment. The engagement team should hold discussions to gain better understanding of the bank and its environment. The engagement team को hold करना है discussions gain करने के लिए better understanding बैंक का और environment का, including internal control और assess करना potential for material misstatement और financial statement. ये appropriately document होने चाहिए for future reference. Discussion between the members of the engagement and order engagement panel should turn on the susceptibility of the bank branch financial statement to material misstatement. Now these discussions are orderly done at the planning stage of the audit. So all personnel performing an engagement include करता है any experts contracted by the firm in connection with that engagement known to be the engagement team. The engagement team should hold discussions to gain better understanding of the bank and its environment, including internal control, and also to assess the potential for material statement or the financial statement. All this discussion should be appropriately documented for future reference, and the discussion between the members of the engagement team and the audit engagement partner should be done on the susceptibility of the bank's branch financial statements to material misstatement. ऑर्डिनली होता है ये प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट पे. अब एंगेजमेंट टीम को जो है इंक्लूड करना है अपने डिस्कशन में. फॉलोइंग मैटर्स जो है एरर्स जो मोर लाइकली टू अकर है, जो एरर्स जो है प्रायर ईयर्स में आइडेंटिफाई किए गए हैं, ऑडिट के रिस्पॉन्सेज टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना है थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट, मेथड जिससे कि फ्रॉड जो है माइट बी परपेट्रेटेड बाय बैंक पर्सनल और अदर्स विद इन पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स. तो एरर्स दैट मे बी मोर लाइकली टू अकर, ऐसे एरर्स जो मोर लाइकली टू अकर है, ऐसे एरर्स जो आइडेंटिफाई हुए प्रीवियस ईयर्स में, तो एरर्स दैट बी मोर लाइकली टू दैट मे बी मोर लाइकली टू अकर, errors which have been identified in previous years, method by which fraud might be perpetrated by bank personnel or within which particular account balance, audit responses, engagement risk का, pervasive risk का, specific risk का, maintain करना है professional skepticism throughout the audit engagement. फिर क्या कहता है, अलर्ट रहना है फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन और अदर कंडीशंस जो इंडिकेट कर दिए मेटेरियल में स्टेटमेंट में अकर. अब एडवांटेजेस क्या हैं ऐसे डिस्कशन के, तो ये एडवांटेजेस करके मैं ये वीडियो कंप्लीट कर दूंगी, फिर आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. ठीक है. सो स्पेसिफिक एम्फेसिस शुड बी प्रोवाइडेड टू द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द, स्पेसिफिक एम्फेसिस जो है प्रोवाइड होता है ससेप्टिबिलिटी ऑफ द बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल स्टेटमेंट को लेके टू दी फ्रॉड, जो एनेबल करता है एंगेजमेंट टीम को कंसिडर करने में अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू फ्रॉड रिस्क इंक्लूडेड दोज रिलेटेड टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क. ये फर्दर जो है एनेबल करते हैं ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर को डेलीगेट करने में वर्क को एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम मेंबर को, और डिटरमाइन करने में द प्रोसीजर्स जो फॉलो किए जाते हैं व्हेन फ्रॉड इज आइडेंटिफाइड. फर्दर एंगेजमेंट टीम पार्टनर जो है रिव्यू करेगा नीड टू इन्वॉल्व स्पेशलिस्ट टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटिंग टू फ्रॉड. तो स्पेसिफिक एम्फासिस जो है प्रोवाइड किया जाता है, सबसे मतलब मिल जाता है ससेबिलिटी ऑफ द बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से, और कंसिडर कर सकते हैं अप्रोप्रिएट रिस्क टू फ्रॉड रिस्क इंक्लूडिंग एंगेजमेंट, स्पेसिफिक एंड परवेसिव रिस्क. और ये एनेबल करता है एंगेजमेंट पार्टनर को डेलीगेट करने में एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम मेंबर को वर्क, और डिटरमाइन करता है प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड व्हेन फ्रॉड इज आइडेंटिफाइड. मतलब कौन से प्रोसीजर्स जो है फॉलो करने चाहिए जब फ्रॉड जो है आइडेंटिफाई हो गया. फर्दर ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर जो है रिव्यू करेगा नीड टू इन्वॉल्व स्पेशलिस्ट टू एड्रेस द इशू रिलेटिंग टू फ्रॉड. तो यहाँ हमारा जो है यहाँ 10 पेजेस बैंक ऑडिट के कंप्लीट हो गए, उसका रिविजन नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है. सो मिलते हैं अगले वीडियो में बैंक ऑडिट के साथ. एंड गाइस लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हो जो मैं रिवाइज करूँ. बाय बाय.